नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद जो है आपका वो आपका प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है, प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। और बात करें जो ऋग्वेद के पुरोहित होते थे, यानी कि जो ऋग्वेद को पढ़ते थे, ठीक है, उनको होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। और प्रश्न एग्जाम में सीधे आता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल थे? तो ऋग्वेद में जो मंडल थे आपके टोटल 10 मंडल थे। अब उसमें देखेंगे 1028 सूक्त थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 10,462 ऋचाएँ थी, कहीं कहीं 10,552 दी गई है कुछ पुस्तकों में। यह तो हो गई बात ऋग्वेद की। अब एग्जाम में थोड़ा सा टफ करने के लिए पूछता है कि निम्न में से कौन सा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? जैसा कि मैंने नीचे लिख दिया है कि वेदों का आडंबर पूर्ण वर्णन ही ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद लिखा गया है उस पर मैं कोई और पुस्तक लिख दूं और उसमें थोड़ा सा मैं बढ़ा चढ़ा के आडंबर पूर्ण करके उसमें ऋग्वेद का मैं क्या कर दूं, एक्सप्लेनेशन कर दूं, वही क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन सा है? एक तो है आपका ऐतरेय और दूसरी है आपकी कौशितकी, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाली बात हो गई इसको ध्यान रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखें, 2 से 7 तक के मंडल को परिवार मंडल कहते हैं और पहला व 10वां मंडल जो है उसको नवीन मंडल कहते हैं। ऋग्वेद देखेंगे, इनके जो महत्वपूर्ण मंडल हैं उनमें किस बात का वर्णन है इसको हमने यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ऋग्वेद का जो पहला मंडल है उसमें किस बात का वर्णन है? जुआ। जुआ कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद के पहले मंडल में। दूसरे मंडल की बात करें तो वहाँ हमको किस चीज़ की मतलब ये मिली है, साथ मिले या किस चीज़ का वर्णन है? तो कृषि। इंपॉर्टेंट करेंगे इसको, ठीक है। पहला और दूसरा तो अभी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिला, लेकिन ध्यान रखिएगा, हो सकता है। तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर आता है। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है हम लोगों का वो ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो बात करेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल की बात करें तो इसमें वरुण पूजा और 10 राग युद्ध की बात करता है। 10 राग युद्ध मैंने बताया था कि यह हुआ था आपका भरत जन के कबीला राजा सुदास और, ठीक है, वर्सेस 10 राजाओं के बीच, जिसमें इस 10 राजाओं में से 5 जो थे आपके आर्य थे और 5 आपके अनार्य थे, ठीक है, जिसमें राजा सुदास विजयी हुए। ये तो हमने बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। इसको तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मतलब ध्यान रखिएगा इसको, वहाँ मैं तो बताने के लिए वही बता दिया था। अब बात करेंगे 8वें मंडल में क्या है? अनार्यों का वर्णन है, यानी जो आर्य नहीं थे। 9वें में आपका सोमरस का वर्णन है। अब देखेंगे जो 10वां है इंपॉर्टेंट है। 10वें में किस किस चीज़ का वर्णन है इस चीज़ को देखें। बहुदेववाद का वर्णन है, वसुधैव कुटुंबकम, वर्ण व्यवस्था, सरस्वती वंदना, विवाह संस्कार, ये सब ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। ऋग्वेद की जो अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो तंत्रात्मक गणराज व्यवस्था थी। अच्छा, इसको करेंगे इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद तथा ईरानी पुस्तक जिंद अवस्था में अनेक समानताएं हैं। यानी जो ईरानी पुस्तक जिंद अवस्था था ऋग्वेद के समकालीन माना जाता है, ठीक है। इसमें लगभग 300 शब्द क्या हैं आपके कॉमन है, सीधे हूबहू, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट कि किस देवताओं का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र की बात करें, उनका उल्लेख आपका 250 बार हुआ है। इंद्र को वृत्रहंता, इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, अब मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। वरुण की बात करें, वरुण से पहले अगर हम महत्वपूर्ण देवता अग्नि को बताएं तो अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। और वहीं वरुण की बात करें तो तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे, उनका उल्लेख 30 बार हुआ है। गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना का 3 बार। इसको तो एकदम इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वह था आपका 1000 BC से 600 BC तक। उत्तर वैदिक जो काल था वो लौह युगीन संस्कृति की शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, यह चीज़ हो गया। अब देखिएगा, लोहे का प्रयोग शुरू होगा तो क्या क्या बढ़ेगा? लोहे का प्रयोग शुरू होगा तो कृषि उपकरण बनेंगे, ठीक है। क्या होगा? कृषि में क्या हो जाएगी? कृषि में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन मतलब कि किसी और अच्छे ढंग से होने लगी, शुरू हो जाएगी, हाँ। और उसके बाद अगर हम बात करें लोहे हैं तो लोहे के हथियार भी बनेंगे, यानी कि युद्ध,
ठीक है। और आगे धीरे धीरे ऐसे जैसे बढ़ेगी सभ्यता बढ़ती जाएगी वैसे इन सब चीज़ों का प्रचलन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उस समय मतलब क्या हो गया, किस चीज़ में ये हो मतलब परिवर्तन आना शुरू हुआ, एक तो आपका कृषि में, और दूसरा जब लोहे का प्रयोग बढ़ेगा तो तलवार और ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। तो साम्राज्यवादी नीति यानी एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य पे आक्रमण करना चाहेंगे। अभी इस यहाँ नहीं देखेंगे लेकिन आगे यह आधार बनता जाएगा, ठीक है। तो लोहे का प्रयोग एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। अब देखेंगे यहाँ तो इसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के, तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत क्या है, 3 वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उपनिषद हैं। अब एक चीज़ बताएं, ब्राह्मण को हमने बताया वेदों का आडंबरपूर्ण वर्णन ही क्या होता है ब्राह्मण। तो उपनिषद क्या होता है, गुरु के समीप बैठना व ज्ञान हासिल करना। और उपनिषद जो है आपका वह भारतीय दर्शन का आधार भी है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखें ऋग्वेद की बात हो गई, अब यहाँ पे हम देखेंगे सामवेद। तो सामवेद जो है यह क्या है आपका, इसमें गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है, यानी जितने भी मंत्र हैं उनको आप गा के उच्चारित करेंगे। और जो सामवेद है उसके जो पुरोहित होते हैं, ठीक है, यानी सामवेद को पढ़ने वाले उनको उद्गाता कहा जाता था। क्या इंपॉर्टेंट करेंगे, जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता, ठीक है, क्या कहा जाता था, होत्र कहा जाता था, ऊपर हमने बताया, या होता, इसको उद्गाता। इंपॉर्टेंट क्या है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ एवं तैतरेयी है। उपवेद इंपॉर्टेंट करेंगे, इसका उपवेद जो है आपका धनुर्वेद है। उपनिषद आपका छांदोग्य और जैमिनी है, ठीक है। अब यहीं पे बात करेंगे हम यजुर्वेद की, ठीक है। जो एग्जाम में आता है मैं उतना ही करूँगा बात, और यह पेट की क्लास है इसलिए आप लोग जितना पढ़ाया जाए उतना आप लोग ध्यान में रख लेंगे, मोर देन इनफ है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में किस चीज़ का उल्लेख है, इसमें कर्मकांडों का उल्लेख है, ठीक है। इसके पुरोहित को अघर्यु कहा जाता था। और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है इंपॉर्टेंट करेंगे, पंचविश एवं जैमिनी, इसके भी ब्राह्मण ग्रंथ है। उपवेद की बात करें तो इसका उपवेद गंधर्व वेद था। क्या है, इसका उपयोग गंधर्व वेद था। और वहीं हम सामवेद की बात करें तो उसका उपवेद धनुर्वेद था। अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद में आपका किस चीज़ का वर्णन है, जादू टोना टोटका किस में देखने को मिलता है, अथर्ववेद में। इसके पुरोहित को ब्रह्मा, ठीक है, ब्राह्मण और गोपद कहा जाता था पुरोहित को, ठीक है। अथर्ववेद का जो उपवेद है इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, डबल टिक लगाइएगा, ठीक है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्प वेद है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, राजा प्रजा का भेद स्पष्ट था, राजा का पद अनुवांशिक हो गया था, बल्कि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं, जो आपकी सुरक्षा करेगा उसको ही राजा कहा जाता था। राजा प्रजा से अलग रहने लगा, ठीक है, अस्थाई सेना भी बना ली। बलि, अब देखिए यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न कैसे पूछेगा कि जो बलि ऋग्वैदिक काल में एक ऐच्छिक कर होता था, मतलब अपनी इच्छा से दिया जाता था, या ऐच्छिक या स्वैच्छिक होता था, अब वह क्या हो गया, बाध्यकारी कर बन गया, ठीक है। कब, तो वह उत्तर वैदिक काल में। तो बलि जो है उत्तर वैदिक काल में अब क्या है, बाध्यकारी, ठीक है, बाध्यकारी कर बन गया है। और जो होता था वो कितना होता था, उपज का 1/6वां भाग क्या होता था आपका बलि, यह आपका उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में आपको क्या है, जो बलि है राजा को जो दिया जाने वाला था कर, ठीक है, वो आपका स्वैच्छिक न होकर क्या हो गया, बाध्यकारी यानी कंपलसरी बन गया। टैक्सेशन ऑफिसर जो इसको वसूलते उनको क्या कहते थे, भागदूत और संग्रहीता, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उस समय की उत्तर वैदिक काल के इकोनॉमिकल सिस्टम को समझ लेते हैं। प्राथमिक व्यवसाय क्या था आपकी, कृषि, क्योंकि लोहे का प्रचलन शुरू हो गया था, प्रयोग शुरू हो गया था। लोहे के प्रयोग होने से क्या होगा, कृषि में आपकी परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि कृषि में बहुत ही अधिक सुधार देखने को मिलेगा। द्वितीय व्यवसाय देखेंगे सेकेंडरी, वो आपका था पशुपालन, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। और यहाँ पे आपको अस्थायी आवास देखने को मिलेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी अब वो चेंज हो गई, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली आपकी चेंज हो गई और वह किस में बदल गई, करेंसी सिस्टम में, मुद्रा व्यवस्था में, ठीक है, मुद्रा व्यवस्था में। अब यहाँ पे देखेंगे
जो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा था वो किसके कारण होता है? लोहे के उपकरण के प्रयोग के कारण होता है। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका साथ मिला है अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से मिला है? अतरंजी खेड़ा से। इंपॉर्टेंट करिएगा कि लोहे के उपकरण के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? अतरंजी खेड़ा से। यहाँ से इंपॉर्टेंट। अब देखिए मुद्रा व्यवस्था तो शुरू हो गई, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि आप वस्तु दीजिए, आप हमको गेहूं दीजिए, मैं आपको चना देता हूं, चाहे आप गेहूं दीजिए, मैं आपको धान देता हूं। वो सिस्टम खत्म होकर क्या आ गई? करेंसी सिस्टम आ गई। और उस समय की करेंसी को क्या कहा जाता था? निष्क और सतनाम। ठीक है, निष्क और, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे, एक करेंसी थी आपकी। सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं यहाँ पर। पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, क्या था? पितृसत्तात्मक समाज। समाज जो था देखिए कुल था, यानी सबसे छोटी यूनिट। फिर उसके बाद ग्राम था, ग्राम से बड़ा आपका विश्व, विश्व से आपका जन, और जन से बड़ा आपका राष्ट्र। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ण व्यवस्था में कठोरता आना शुरू हुआ। व्यवसाय धीरे धीरे पैतृक होते चले गए। ऋग वैदिक काल में क्या है? जो जैसा व्यवसाय करेगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे? उसका नाम देंगे। तो ये वर्ण व्यवस्था था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था यानी कि आपके व्यवसाय के ऊपर आपको पहचाना जाता था। लेकिन ऋग वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गया। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था किस में कन्वर्ट हो गया? उत्तर वैदिक काल में अगर देखेंगे तो जाति व्यवस्था में। इंपॉर्टेंट करेंगे। अब देखेंगे क्या है यहाँ पर कि यज्ञ व कर्म कांडों का महत्व यहाँ बढ़ता है। ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ेगा। महिलाओं और शूद्रों की स्थिति दयनीय हो गई, और महिलाओं और शूद्रों को ऐसा कहा जाता है शिक्षा का अधिकार नहीं था। अब बताइए इतनी बड़ी बात। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ विदुषी महिलाएं भी थी, यानी विद्वान महिलाएं भी थी, जिसमें से गार्गी, मैत्रेयी या उत्तर वैदिक काल की, ठीक है, विदुषी महिलाएं थी। ऋग वैदिक काल में अपाला, ठीक है, उनको घोषा, लोक मुद्रा, उनका नाम यहाँ मत जोड़ दीजिएगा। धार्मिक व्यवस्था देखें। पूजा प्रार्थना का उद्देश्य भौतिक समृद्धि थी। पूजा प्रार्थना में क्या था? तंत्र मंत्र, आडंबर, कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान। तो ऋग वैदिक काल में पूजा प्रार्थना का उल्लेख आपका आडंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड, ये सब, क्योंकि इसका जो आपका उद्देश्य था वो भौतिक समृद्धि से आपका जोड़ लिया गया था। प्रमुख देवताओं की बात कर लें। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे इंपॉर्टेंट करेंगे। जैसे ऋग वैदिक काल के आपके इंद्र थे, हमने बात किया पिछली क्लास में। वैसे उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे, यानी कि ब्रह्मा जी थे। रुद्र जो थे वो पशुओं के देवता थे। विष्णु आपके लोगों के पालक थे, और पूषण आपके शूद्रों के देवता थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।